अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम है क्योंकि पिछले 24-48 घंटे से बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। अब मामला यह है कि वफाक ने कराची के गिर्द घेरा तंग कर लिया है और वफाक बाकायदा तौर पर ऑर्डिनेंस के ज़रिए सिंध में यानी कि कराची में डीएचए से बहुत करीब, डीएचए फेज 8 से बहुत करीब जजीरों तक आ गया है। इससे पहले मैंने आपको चंद माह पहले बताया था कि जिस तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बात कर रहे थे, मिल रहे थे यहाँ पे लोगों से, आर्मी चीफ की यहाँ के ताजिरों से, सनतकारों से, बहुत सारे अहम लोगों से मुलाकातें रही, जो डिमांड्स रही कराची में, कराची के मामलात को ठीक करने के लिए। तो एनडीएमए के थ्रू फौज कराची में आ चुकी है, बहुत खामोशी से काम हो रहा है। सूरत हाल ये है कि आज मैं आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा क्योंकि ये जो फैक्ट्स हैं वो लाना बहुत ज़रूरी हैं। ये 2 जजीरे नहीं बल्कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं बल्कि 12 जजीरे जो हैं इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए वफाक के पास चले गए और ये वफाक बाकायदा 10 से ज़्यादा सिंध के छोटे बड़े, लेकिन 2 जिनकी बात हो रही है वो बड़े जजीरों के पास आ गया है। और काम तो बहुत पहले से चल रहा था, मुशर्रफ साहब के दौर में चल रहा था, क्योंकि मैंने जजीरों का विजिट भी किया है। उस ज़माने में मैं जियो में था और 2008, 9, 10 इस दौरान जो है इस पर ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी, लेकिन फिर मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट चली गई। अभी भी इसकी बड़ी फिजिबिलिटीज़ हैं। डीएचए फेज 8 से एक फ्लाईओवर जो है उस जजीरे के ऊपर उतरेगा, वो मैं आपको बताता हूँ सारा सिनेरियो क्या है। लेकिन ये जो गेम हो रहा है ना सिंध हुकूमत और वफाक और ये ऐसा कुछ मामला नहीं है। ये मामला बहुत पुराना है और ये मामला बहुत सेटल्ड है और पाकिस्तान में एक खुशहाली, पाकिस्तान में एक बहुत पॉजिटिविटी और इन्वेस्टमेंट वाला मामला है। मैं जजीरों के नाम भी बताता हूँ कौन कौन से हैं, उनका रकबा क्या है, वो कहाँ कहाँ है। लेकिन मामला यहाँ पे ये है कि वफाक ने जो कराची के गिर्द घेरा तंग किया है, पंजे गाड़ लिए हैं और खामोशी से जो कार्रवाइयाँ हो रही थी वो तेज़ हो गई, ऑर्डिनेंस के ज़रिए हो गई। 2 सितंबर को ऑर्डिनेंस आ गया, उसने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2 दिसंबर तक रहना है। उसके बाद दोबारा ऑर्डिनेंस भी आ सकता है। लेकिन इस दौरान जैसे FATF के बहुत सारे लॉज असम्बली से पास हुए, बहुत सारे लॉज अभी पास होंगे, उसमें ये भी तैयारी है कि ये भी पास होगा। इसका मामला ये है कि सिंध हुकूमत साथ है लेकिन आंसुओं के साथ है, अपना रोना पीटना शोर मचाना, क्योंकि अब जो FATF के बाद कानून बने हुए हैं, जो सिलसिला चल रहा है, जो नैब कोर्ट्स आनी है, 120 कोर्ट्स आनी है, समरी जो है वो मूव हो गई है, वज़ीर आज़म हाउस से ली गई है, कोर्ट्स बननी है, उसमें सिनेरियो बहुत डिफरेंट है। आपने सुना होगा कि डिप्टी कमिश्नर जो कोविड के अंदर राशन तकसीम करने वाले थे, उनके खिलाफ नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। निचली सतह के ऊपर करप्शन, बीच में करप्शन, लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी साहब पिछले दिनों अरेस्ट हो गए थे, CM को बुलाया जा रहा है। मतलब बहुत ही बुरा एक सिनेरियो है नैब का जो चल रहा है और सूरत हाल फेडरल आहिस्ता 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 सिंध के गिर्द और कराची में तो बाकायदा उतर चुका है। करप्शन के मामला बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये ऑर्डिनेंस बेसिकली क्या है और ये आइलैंड्स कौन कौन से हैं। बेसिकली जो नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट ने जारी किया, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन सिंध हुकूमत ने वापस ले लिया। उनके वापस लेने से क्या फर्क पड़ता है उसके ऊपर डिसीजन होगी। और वफाक ने एक ऐसा ऑर्डिनेंस निकाल दिया है जो अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता, जिसके पास पार्स बहुत क्लियरिटी के साथ बहुत ज्यादा है। ऑर्डिनेंस की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी मैं आपको देता हूँ। ये 6 जुलाई 2020 को सिंध हुकूमत ने महकमा लैंड एंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट में एजाज हुसैन बलोच साहब के दस्तखत के साथ वफाक को ये एरिया दे दिया है। इस एरिया का मैप जरा देख लीजिए, बड़ा जबरदस्त मैप है। बात खाली आइलैंड्स की हो रही है और ऐसे आइलैंड्स की बात हो रही है, बंडल एंड बुड्डू आइलैंड, लेकिन असल मामला ये है कि अभी आप मैप देखें, फेज DHA फेज 8 यहां से आपको नजर आ रहा है और सामने आपको DHA फेज 8 का ये जो पॉइंट है इससे आपको नजर आ रहा है बंडल आइलैंड, उसके बाद सामने थोड़ा सा आगे बुड्डू आइलैंड। फेज 8 पे जो ये 2 दरिया के रेस्टोरेंट्स हैं, वहां कॉर्नर से खड़े होकर देखेंगे तो आपको आंखों से नजर आता है कि कितना करीब है। और यहाँ से एक फ्लाईओवर बनना था जिसकी फिजिबिलिटी बन गई, मुशर्रफ साहब के दौर में बनी हुई थी, उसके बाद भी उसके ऊपर काम हुआ। रिसेंटली दोबारा उसके ऊपर बहुत जबरदस्त किस्म की काम हुई और कराची के बिल्डर्स और बड़े बड़े डेवलपर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर के ऊपर तैयार हैं। ये 31 दिसंबर तक की जो डेडलाइन है ना, जिसमें
फिक्स टैक्स वाला मामला है जिसमें ये एक स्पेशल पैकेज दिया हुआ है कि कोई भी ब्लैक मनी, वाइट मनी, ब्लू मनी, ग्रीन मनी लाके लगाए, उसे पूछा नहीं जाएगा और फिक्स टैक्स लिया जाएगा। ये दोनों आइलैंड के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के टॉप जिसे कहते हैं बिल्डर्स और पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी है वो इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हैं। ये फेडरल टेरिटरी, ये जजीरा जिसके ऊपर बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट होनी है, बहुत बड़े पैमाने पर चीजें आनी हैं। कोई ऐसा मामला नहीं है, सिंध हुकूमत इसके अंदर पहले भी लूप में थी, अब भी लूप में है, थोड़ा प्रेशर और जगह से आएगा, लूप में ही रहेगी। ये इसका मामला कोई ऐसा संजीदा किस्म का मामला नहीं है, ये आंसू, ये शोर, ये शराबा अपनी जगह पे। लेकिन नोटिफिकेशन के तहत जो मैप है उसको जरा देखें। असल मामला जजीरों का तो है, लेकिन आप देखिए पाकिस्तान स्टील की सारी जमीन भी जो सिंध हुकूमत शोर करती रही हमारी 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 हमारी, इस नोटिफिकेशन के तहत, इस मैप के तहत फेडरल गवर्नमेंट की हो चुकी है। और खाली स्टील मिल ही नहीं, उसके साथ बहुत बड़ा एरिया जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का है। और फेडरल गवर्नमेंट बड़ी तेजी से जो कह रहा था कि वफाक कराची में आ गया है, वफाक कराची में आकर अपना काम तेजी से कर रहा है। और जाहिर है कि कौमी सलामती के इदारे जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर चीखो पुकार, शोर शराबा, इन तमाम चीज़ों की गुंजाइश बहुत कम है। होगा जो भी शोर होगा, लेकिन डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रही है। सिंध के लोगों को जॉब्स मिलेंगी, कराची के लोगों को जॉब्स मिलेंगी, डेवलपमेंट बहुत तेजी से आगे होगी। ऑर्डिनेंस बहुत एग्रेसिव ऑर्डिनेंस है और इस तरह के ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो ऑर्डिनेंसेस आते हैं काम को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इतना एग्रेसिव जिसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है डिबेट की, बात की, उस तरह का ऑर्डिनेंस आया। और वफाकी हुकूमत ने बंडल और बुड्डू समेत सिंध और बलूचिस्तान के तमाम जजायर की मिल्कियत हासिल कर ली है। अच्छा, ये कौन कौन से हैं? अच्छा, बलूचिस्तान में 3 जजायर है। सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत, सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जजीरा जो है, जो आप देखते हैं, दिखा भी देता हूं आपको तस्वीर के अंदर, मैंने उसको करीब से देखा हुआ है, चढ़ नहीं सकते, बहुत ऊंचा है, अस्तोला आइलैंड कहते हैं उसको, बहुत जबरदस्त है, बहुत बड़ा है। ये वफाकी हुकूमत के पास चला गया है। वैसे भी बलूचिस्तान की बहुत सारी चीजें वफाकी हुकूमत के पास ही है, लेकिन ये बाकायदा चला गया। इसके अलावा 2 और जजायर हैं बलूचिस्तान के अंदर। एक का नाम है मलन आइलैंड। ये मलन आइलैंड जो है ये ऑफशोर वोल्केनिक टाइप का है, यानी कि ये मड आइलैंड है। ये पानी में अपेयर होता है समंदर से और फिर छुप समंदर में वापस चला जाता है। फिर महीने कुछ 3-4 महीने के लिए मंजर आम पर आता है, दिखाई देता है और ये फिर वापस चला जाता है। तो इसके ऊपर तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जब ये नमूदार होता है तो सयाह यहाँ पर जाते हैं। खूबसूरत जगह है, बहुत जबरदस्त है। तीसरा आइलैंड जो बलूचिस्तान का जो वफाक के पास गया उसका नाम है जलजला को। ये जलजला को जो है बेसिकली एक छोटा सा आइलैंड है। ये 2013 के अंदर जलजला आया था, गवादर के करीब है ये, और ये नमूदार हुआ था। ये नमूदार हुआ और उसके बाद ही दोबारा अंदर चला गया, फिर कभी कभार आ जाता है। तो 3 आइलैंड का जिक्र है जो कि आइडेंटिफाई हुआ, लेकिन सबसे बड़ा स्टोला आइलैंड जो है वो वफाक के पास चला गया और उसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज पहले मंजर आम पे आती रही हैं। मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर भी आती रही, रिजल्ट भी आती रही। जाम कमाल साहब इस पे काम कर रहे हैं, बलूचिस्तान के सीएम। अब आ जाते हैं सिंध के अंदर मजमूई तौर पर 12 के करीब छोटे बड़े आइलैंड है, लेकिन 2 ये जिसकी बात हो रही है, जिसके ऊपर हमने जिक्र किया, बुद्धू आइलैंड और बंडल आइलैंड, ये DHA फेज है, यानी कराची से बिल्कुल सामने ही नजर आते हैं। मैं यहाँ पे गया भी हूँ, यहाँ पे ऊंट और बड़े जबरदस्त किस्म के जो है वो एरिया है, थोड़ी सी मुख्तसर सी आबादी, लेकिन वो ट्रैवल करती रहती है। तो ये बड़ा जबरदस्त है और इसमें यहाँ पे डेवलपमेंट के बहुत शानदार चांस है। और सिंध हुकूमत जाहिर है अपना वो जो भी इस वक्त एहतजाज कर रही है पब्लिक को समझाने के लिए, बताने के लिए, सिंध हुकूमत को कर देना चाहिए था। 12 साल से उनके पास हुकूमत है। कोई ऐसा शहर, वो मिसाली शहर अगर दिखा दें कि उन्होंने 12 साढ़े 12 साल के अंदर कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह, खैरपुर, दादू, टंडो आदम, मीरपुर खास, थर, कोई ऐसा शहर कि हमने मॉडल शहर बना दिया, अब देखिए हमने ये काम किया है, तो ऐसा तो कोई नहीं है, कोई काम नहीं। तो ये कहना कि जी हमारी ज़मीन हम कर लेंगे, हम करेंगे, हम तो नहीं कर पाएंगे। तो वफाक ने सही फैसला किया है, इन्वेस्टमेंट उसके थ्रू आएगी। अब निगोसिएशंस होंगी, ज़ाहिर आखिरी रास्ता ये निगोसिएशंस होगी और सिंध को अपना शेयर भरपूर अंदाज के अंदर लेना चाहिए। डेवलपमेंट नहीं कर सकते और जाहिर है कि अब यहाँ के ताजिर शोर मचा रहे हैं कि यहाँ की सड़कें जो है फौज ने बनानी है और बार बार कह रहे हैं,
اور مظاہرے کر رہے ہیں، اور صنعت کار جو ہیں وہ آ کے مظاہرے کر رہے ہیں کہ روڈ ٹوٹ گیا، روڈ نہیں بن رہا بارشوں کے بعد، اور اب تک نہیں بن رہا. زبیر موتی والا بھی مظاہرے کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ پوری جو لیڈرشپ ہے وہ مظاہرے کر رہی ہے، سراج قاسم تیلی صاحب. تو یعنی کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صنعت کار مطمئن نہیں ہے کہ ایسے شہر کے جس کی 26,000 جس میں صنعتیں ہوں، جو 95% سندھ کو ٹیکس دے رہا ہو، 65% وفاق کو ٹیکس دے رہا ہو، وہ مطمئن نہیں ہے. وہ وزیر اعظم سے کہہ چکے ہیں، وہ آرمی چیف سے کہہ چکے ہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں، وہ ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں. تو کرنا ہے اور یہ ہوگا. وفاق نے کراچی کو گھیر لیا ہے، کراچی میں اتر گیا ہے، پنجے جاڑ لیے، جسے کہتے ہیں پنجے پورے جکڑے ہوئے ہیں. لسٹنگ ہو رہی ہے کون کیا کب کیسے کتنی تنخواہ لیتا ہے، کتنے ملازمین ہیں، کتنے سیاسی ہیں، آتے ہیں نہیں آتے، سارے لسٹیں تیار ہیں. دیکھیں آگے راستہ کیا نکلتا ہے. لیکن بہرحال تو یہ ہمیں اس پہ خوش ہونے کی ضرورت ہے. جس طرح سے بلڈرز بہت سارے خوش ہیں، اس طرح کراچی والوں کو، سندھ والوں کو، سندھ حکومت کے اندر بھی بہت سارے لوگ خوش ہیں کہ یار کوئی پلاٹ جزیرے میں جلدی پکڑ لوں، جھگڑے کے اندر میں بھی کوئی بلڈنگ بنا لوں، کوئی بڑا مال بنا لوں، کیونکہ یہ چیز تو ہونی ہے، کیونکہ یہ طے ہو گئی. جو چیزیں طے ہو جاتی ہیں وہ ہونی ہوتی ہیں. ان میں سے یہ چیز ہے جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے طے ہو گئی. اب سندھ کی جو آئی لینڈ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بابا بھٹ آئی لینڈ ایک ہے جس پہ بہت آبادی ہے، بہت زبردست ہے. بدو آئی لینڈ اور بنڈل آئی لینڈ کا ذکر ہو رہا ہے جہاں پہ یہ سب کچھ ہونا ہے اور یہ ہونا ہے. اس کے علاوہ بکھر آئی لینڈ ہے، چڑنا آئی لینڈ ہے، کلفٹن آسٹر روک ہے. آئی لینڈ کا وہ ہوتا ہے یہ قریب میں ہی ہے. اس کے علاوہ منورا ہے، شمس پیر ہے، ہاکس پے ہے، دھری آئی لینڈ ہے، اور ٹڈو جسے پینو آئی لینڈ بھی کہتے ہیں وہ ہے. تو ٹوٹل 12 کے قریب جو ہے وہ سندھ کے پاس یہ آئی لینڈ ہیں، جزیرے ہیں. اور یہ جزیرے بہت تیزی سے ان میں سے 2 ڈیولپ ہوں گے اور اس کے بعد صورتحال بدلتی چلی جائے گی، کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں وہ ہیں. جو میں اگریسو اس کی بات کر رہا تھا کہ بہت اگریسو قسم کا آرڈیننس ہے، عارف علوی صاحب نے جاری کیا ہے اور یہ منظور بھی ہوگا، آگے بھی جائے گا. جس طرح کے اشارے نظر آ رہے ہیں، بہت سارے کنسلٹنٹس جو ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ پہلے سے کام کر رہے ہیں. لوگ انتظار کر رہے تھے، اس کو جائزہ لے لیا اور اچانک سے اس پہ شور مچا. تو میں تھوڑا سا اس کے پوائنٹس بتاتا ہوں کہ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت سخت ہے اور اس کے اندر کسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، انکلوڈنگ کورٹ. چیلنج نہیں ہو سکتا کورٹ کے اندر، میجسٹریل پاور ہے اس کے اندر. کسی بھی سطح کے اوپر جو ہے وہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. نوٹیفیکیشن واپس لیں یا دوسرا نکال دیں یا فلانا کر دیں. ایک ڈگری کے اوپر، ایک آرڈر کے اوپر آگے کام ہو گیا ہے، اس آرڈر کو واپس لینے سے آرڈیننس جو ہے وہ واپس نہیں ہوتا. تو بنیادی طور پر آئی لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم کی جائے گی، بیسیکلی کر دی گئی ہے. اچھا، آرڈیننس کے تحت سر انجام دیے گئے یا اتھارٹی کی طرف سے کیے گئے کسی اقدام کی قانونی حیثیت کے بارے میں کوئی عدالت یا ادارہ سوال نہیں کر سکے گا. یہ اس لیے کہہ رہا تھا میں اگریسو آرڈیننس ہے، عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا. سندھ حکومت عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتی. نو مور ڈائیلاگ اس طرح سے جس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں. ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، تو بہت کم چانس ہے سندھ گورنمنٹ کے پاس اس کے اوپر بات کرنے کا. اور صدارتی آرڈیننس کے مطابق وفاقی حکومت بنڈل اور پڈو سمیت سندھ اور بلوچستان کے تمام جزائر کی مالک ہوگی. ٹیریٹوریل واٹر اینڈ میری ٹائمز زون ایکٹ 1976 کے زیر انتظام ساحلی علاقوں میں وفاق کی ملکیت ہوگی. وفاق کی حکومت نوٹیفیکیشن کے ذریعے پاکستان میں آئی لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم کرے گی. آرڈیننس کے تحت سر انجام دیے گئے اتھارٹی کی طرف سے کیے گئے اقدام کی قانونی حیثیت کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہو سکتا. کوئی اتھارٹی، کوئی پاکستان میں اس کی وہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وزیر اعظم اتھارٹی کے پیٹرن ہوں گے جو کارکردگی کے جائزہ سمیت پالیسی کے لیے ہدایت جاری کریں گے. حکومت چیئرمین سمیت 5 سے 11 ارکان پر مشتمل 5 سال کے لیے ایک پالیسی بورڈ بنائے گی، تشکیل دے گی. اتھارٹی کے چیئرمین کا عہدہ گریڈ 22 کے مساوی آفیسر کا ہوگا یا کسی ریٹائرڈ آفیسر اس کے اہل ہوں گے. لیفٹیننٹ جنرل کیٹیگری کے سینئر آفیسر پاک فوج کے ریٹائرڈ وہ اس کے چیئرمین ہو سکتے ہیں. وفاقی حکومت آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے مساوی صاحب کو حاضر یا ریٹائرڈ افسر کو چیئرمین تعینات کر سکتی ہے. یعنی کہ ہم اندازہ لگائیں کہ اس میں کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، کوئی شور نہیں ہے. لیفٹیننٹ جنرل حاضر یا ریٹائرڈ واقع آئی لینڈ کے اتھارٹی کے چیئرمین بنیں گے. 5 سے 11 اس کے اندر جو ہے وہ
मेंबर्स होंगे जो इस बोर्ड को चलाएंगे। चेयरमैन के ओहदे की मुद्दत 4 साल की होगी और उसमें एक बार तौसी हो सकती है, यानी कि जो पहले चेयरमैन आएंगे वो 8 साल रहेंगे, यानी कि आइलैंड बनेंगे यानी कि इन्वेस्टमेंट आएगी, यानी कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। तो इसलिए इसमें शोर शराबा हंगामा राय की कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरा, नैब की गाड़ी उधर से चल रही है, जो शोर करेगा गाड़ी उठाएगी और ले जाएगी। मैंने तो एक साहब से सुना कि नैब के पास नए डंडे आ गए, उन पे तेल भी लगता है एक साइड पे, दूसरी साइड पे कीलें भी लगती हैं। और केसेस हैं 1226 रेफरेंसेस, वो रेफरेंसेस जो पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ दर्ज करवाए थे और मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ करवाए थे। जो अपोजिशन का ये सारा बहुत बड़ा एहतजाज का मरहला है, वो जैसे ही नैब की ये कैसेट लगेगी, वो रेफरेंसेस खुलेंगे, तो सिनेरियो आप देखिए क्या होगा। और ये मामला सिर्फ चलाना है स्लो मार्च में सेनेट के इलेक्शन तक, उसके बाद सिनेरियो ठीक नहीं होगा। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी होनी हैं जो ज़ाहिर होनी हैं। अब उसमें कितना शोर शराबा हो सकता है, कितनी चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा मुद्दत एक बार और बढ़ाई जा सकती है, यानी कि 4 साल के बाद 4 साल। अच्छा, और बड़ी ज़बरदस्त इसके अंदर डेवलपमेंट है, वो ये है कि इस अथॉरिटी का, जो आइलैंड अथॉरिटी है, इसका हेड ऑफिस कराची में होगा। यानी कि कराची का मतलब है कि फेडरल यहाँ पर आके अपनी अथॉरिटी का वो बनाएंगे। तो बहुत सारे फेडरेशन के यहाँ पे ऑफिस हैं कराची को, जिस तरह बात बार बार हो रही है, कराची को और तरीके से देखा जा रहा है। तो ये एक और चीज़ है कि जिसके अंदर एक बड़ी अथॉरिटी जो कि जज़ायर को डेवलप करेगी, इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी, सब कुछ करेगी, उसके लिए भरपूर अंदाज के अंदर ऑफिस जो है वो कराची में बनेगा। दीगर मकामात पर कायम किए जा सकेंगे। अथॉरिटी मनकूला और गैर मनकूला जायदादों का कब्जा हासिल करने की मजाज होगी। अथॉरिटी गैर मनकूला जायदादों पर तमाम लेवीज, टैक्स, ड्यूटियाँ, टोल टैक्स, ट्रांसफ़र चार्जेस वसूल करने की मजाज होगी। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि जो वहाँ पे जो भी काम होगा जजीरों के ऊपर, वो टैक्स जो है वो अथॉरिटी वसूल करेगी। अब सिंध हुकूमत को खाली डायलॉग करना है, उसके पास कोई आगे रास्ता नहीं है, अपना पार्ट करना है, क्योंकि इतने सालों के अंदर कुछ किया नहीं और इसके ऊपर जब भी मामला होता है तो रुकावट का मामला होता है। इसके अलावा ऑर्डिनेंस के तहत पैट्रन, अथॉरिटी चेयरमैन, मेंबर या किसी भी ओहदेदार या मुलाजिम के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। जो मैं आपसे कह रहा था ना कि बहुत एग्रेसिव किस्म का ऑर्डिनेंस है, तो इसकी ये सबसे पुख्ता लाइन ये है कि एक तो ये चैलेंज नहीं हो सकता किसी अथॉरिटी में, सुप्रीम कोर्ट में, इधर उधर। दूसरा, किसी भी शख्स के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अथॉरिटी एक या ज्यादा रजिस्ट्रार मुकर्रर कर सकती है। रजिस्ट्रार को सिविल कोर्ट के इख्तियारात हासिल होंगे, यानी कि वो खुद कोर्ट होगी। कोई आप कार्रवाई करना चाहेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो किसी फर्द या दस्तावेजात की तलबी की मिजाज होगी। किसी से कोई भी कागज, कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवाया जा सकता है और देना पड़ेगा। अथॉरिटी के ज़ेरे इंतजाम एक फंड कायम किया जाएगा, यानी कि फंड जो कायम होगा ज़ाहिर उसकी डेवलपमेंट वगैरह के हवाले से फंड कायम होगा। अथॉरिटी को 10 साल के लिए आमदनी, मुनाफा और वसूलियों पर टैक्स की छूट होगी। जो भी पैसा जमा आएगा उसके ऊपर वो अथॉरिटी टैक्स नहीं देगी। जबकि ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जियों और शेड्यूल A-B में दर्ज जराइम के अर्तकाब पर 6 माह से 7 साल तक कैद और जुर्माने की सजा होगी। आप अंदाजा लगाइए कितना सख्त ऑर्डिनेंस है। मैंने अपने इतने 20-22 साल करियर के अंदर बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस देखे, मुशर्रफ साहब के दौर के भी देखे, और भी ऑर्डिनेंस ज़रदारी साहब के दौर के अंदर भी कम आए लेकिन आते रहे, और भी दौर के अंदर आते रहे, उससे पहले भी हम देखते रहे, लेकिन इस तरह का ऑर्डिनेंस नहीं आया। यानी कि इसमें कोई डायलॉग नहीं है। पाकिस्तान में सरमायाकारी होनी है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, कराची को उसके पैरों पे खड़ा करना है, चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ानी है। ये नहीं हो सकता कि पैसे खर्च कर दें, काम ना करें और फिर काम करें ही नहीं और चलते रहे आगे, तो उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। वफाक ने कराची के चारों तरफ पंजे गाड़ लिए हैं और बहुत तेज़ी से गाड़ लिए हैं। मेरी इतलात के मुताबिक, जो मैं आखिर में आपको खबर दे रहा हूँ, कराची का एक नया मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। जिस तरह से गवादर का मास्टर प्लान तैयार हुआ, 2050 का मास्टर प्लान गवादर का तैयार हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बड़ी तेज़ी से गवादर में काम हो रहा है। कराची का मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। यहाँ पे करप्शन करने वाले ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ पे करप्शन करने वाले सियासतदान, यहाँ पे करप्शन करने वाले हुक्मरान, वजीर, बहुत सारे ऐसे लोगों की लिस्टें तैयार हैं। पहले भी तैयार थी लेकिन अब ज़्यादा तैयार हैं और तेज़ी से वक्त वो करीब आ रहा है। कहीं पर हुकूमत के जाने के आसार नज़र नहीं आ रहे। तेज़ी से जो भी शोर मच रहा है, ये जो शोर अभी मचना शुरू हुआ है अपोजिशन पार्टीज़ का, ये सारा शोर FATF के कानून साजी के बाद हुआ है।
اور یہ قانون سازی کے تحت نیب کو ایکسٹرا آرڈنری اختیارات حاصل ہو گئے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان نے برملا یہ کہا کہ 120 عدالتیں بنائی جائیں, کیسز کو 90 دن میں نپٹایا جائے, نیب کے معاملات کو نپٹایا جائیں. 1226 ریفرنسز پرانی والی ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف درج کروائی تھی پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے. جو میں بار بار کہتا ہوں, وہ سینیریو بڑا تیزی سے اوپر آئے گا. چیخنے چلانے شور مچانے سے کچھ نہیں ہونے والا. چاروں طرف سے سینیریو بہت ٹائٹ ہے. جتنے اعلانات تقریریں ہو سکتی تھی پاکستان کے خلاف, پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, پاکستانی حکومت کے خلاف, جس نے بھی کرنی تھی وہ کر لی. اب اس سے زیادہ تقریریں نہیں ہو سکتی, اس سے زیادہ پاکستان کے خلاف نہیں کہا جا سکتا. سب نے کمر کس لی ہے. سینیریو بہت ہارڈ ہے. تقریباً 22 ماہ چیف جسٹس پاکستان کے باقی ہیں اور جس فوکس کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں, تقریباً 3 سال عمران خان کے باقی ہیں. کوئی الیکشن کرانے کا ایسا کوئی سینیریو نہیں ہے اور آرمی چیف کا بھی تقریباً اتنے دورانیہ باقی ہے. تو کمانڈ اینڈ کنٹرول چاروں سائڈ پر ایک جیسی اور قوم انتظار کر رہی ہے. سوائے مہنگائی کے حکومت کے سامنے کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے. مہنگائی پہ قابو کرنی ہے. کوئی ایسا پیکج حکومت اعلان کر سکتی ہے جس سے مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس جو پس رہے ہیں ان کو کھانے پینے کی اشیاء ایک قیمت پہ ملے. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ جلدی اس کے اوپر کوئی فیصلہ آ جائے. ادروائز ساری چیزیں اسموتھ پہ. صورتحال بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے. لوٹ مار 11 کی گرفتاریاں بھی ہیں, پیسے واپسی کا بھی معاملہ ہے. اب یہ ایک منظرنامہ ہے. دوسرا منظرنامہ یہ ہے کہ حکومت کے خلاف ایک محاذ آرائی ہے. الیکشنز کرائیں گے اور ظاہر ہے کہ عمران خان کو دھکیل دیں گے پیچھے, شہروں کو لاک کر دیں گے, فوج مجبور ہو جائے گی, کورٹ بیچ میں آ سکتی ہے اور انتخابات کرانے پڑے اور اس طرح کی صورتحال ہو. یہ دوسرا منظرنامہ ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس منظرنامے کے اندر اتنی وہ طاقت نہیں ہے. بہرحال جو آنے والا وقت ہے وہ ٹھیک طرح سے بتائے گا. میں آپ کو چند روز کے اندر کچھ اور انفارمیشن بھی دوں گا کراچی کے حوالے سے. میں جان بوجھ کے کراچی کی چیزوں کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کر رہا تھا, لیکن اب چیزیں چونکہ تیزی سے سامنے آ رہی ہیں, دکھ رہی ہیں, آپ لوگوں کو بھی دکھ رہی ہوں گی. کراچی کی چیزیں بہت تیزی سے آگے آ رہی ہیں. سپریم کورٹ کی جانب سے کچھ دنوں کے اندر ایک فیصلہ متوقع ہے جو لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کے حوالے سے آئے گا اور مردم شماری کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں فیصلہ کن مراحل کے اندر داخل ہو گئی. جو بے چینی ہے وہ بے چینی جو ہے اس کا خاتمہ جلد ممکن ہے. لیکن بہرحال یہ گیم سلو مارچ تک چلے گا. لیکن اچھی خوشخبری یہ ہے کہ صنعت کار جو مطالبات کر رہے تھے, سرمایہ کار جو مطالبات کر رہے تھے, بلڈرز جو مطالبات کر رہے تھے, ڈیولپر جو مطالبات کر رہے تھے, عام شہری جو مطالبات کر رہے تھے, ان کی بات سنی گئی ہے. بس یہ کہ ایگزیکیوشن میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے, وقت لگے گا, لیکن جلد حاضر ہوں گا اور ٹھیک ٹھاک فیکٹس لے کر انشاءاللہ. تو پاکستان زندہ باد.